हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी कर ली थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जो समाकलित वेग समीकरण है, वो कैसे डेराइव होती है, उसकी डेरिवेशन हम लोगों ने देखी, और उसका जो हाफ टाइम पीरियड होता है, अर्ध आयुकाल, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी, और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है, आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस समीकरण के ऊपर में बात करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करें उससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को जो न्यूमेरिकल दिए थे दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, पहले उन क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने जो मेरे वीडियोस को डेली देख रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो पूरा होने के बाद में खुद से उन दोनों क्वेश्चनों की ट्राई करी होगी। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की या ट्राई करी, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो डोंट बी नर्वस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग पहले उन दोनों क्वेश्चन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को दो न्यूमेरिकल दिया था, उसमें से पहला न्यूमेरिकल ये था, प्रूव कीजिए कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगता है वो टाइम इसके हाफ टाइम का 10 गुना होता है। ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी थी। बोलो समझ में आ गई ये बात? इस टाइप से आपको प्रूव करना था। अभी अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा T99.9 अपॉन T हाफ इज इक्वल्स टू 10। फाइनली ये चीज हम लोगों को क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ टाइम कितना होता है? 0.693 बट्टा के, 0.693 अपॉन के होता है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में है, 10 अपन को प्रूव करना है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो हमको प्रूव करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि टी हाफ को जिस टाइम के रिस्पेक्ट में हम प्रूव कर रहे हैं उतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जब रिएक्शन 99.9% पूरी हुई तब उसे कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस x। ये इक्वेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में डेराइव करी हुई है। कितना टाइम पूछ रहे हैं ये? तो ये बोल रहे हैं कि जब रिएक्शन 99.9% पूरी हो गई, तो देखिए हम आगे क्या लिखेंगे? अपॉन के लॉग ए की जगह कितना लिख दूंगा मैं? 100, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी रिएक्टेंट की, और यदि रिएक्शन 99.9% पूरी हो गई तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बच गई? सॉरी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ये देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, उसमें से यदि रिएक्शन 99.9% पूरी हो गई तो कितनी बच गई? 0.1। इसको हम लोग लिख देंगे 0.1। 100 में जब 0.1 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाना है? 1000। और 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3। बोलो समझ में आई ये बात? तो log m की पावर n log m बन जाएगा, यानी कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई, और log 10 की वैल्यू 1, तो log 10 की पावर 3 की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, या आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि log 10 की पावर n की वैल्यू n आती है, यानी log 10 की जो पावर होगी उसकी वैल्यू वही आएगी। ठीक है बात ये? तो देखिए T99.9 इज इक्वल्स टू 2.303
बट्टा के इंटू 3। ये लीजिए, ये वो टाइम है जब रिएक्शन 99.9% पूरी हो जाएगी। कितना टाइम आ गया? अब इस टाइम को यहां रख देंगे, टी हाफ को यहां रख देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टी 99.9 के लिए टाइम 2.303 इंटू 3 बट्टा के बट्टा टी हाफ। तो टी हाफ कितना होता है? 0.693 बट्टा के। ये के से के कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अभी आप लोग जब 693 से इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड जाएगा अप्रॉक्स 3.34 टाइम्स, और जब 3.34 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.98 समथिंग जाएगा। तो ये अप्रॉक्स आपको पता है, कभी भी आप 3.33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9.9999 ऐसा जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया? अप्रॉक्स 10। तो ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी कि जब किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगेगा वो उसके हाफ टाइम का कितने गुना होगा? 10 गुना होगा। ठीक है, यानी कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हाफ टाइम 10 मिनट है तो वो रिएक्शन जब 99.9% पूरी हो जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट लगेगा। ठीक है बात ये। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अभी हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनमें से पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि 10 मिनट में 40% कंप्लीट हो गई। तो इस रिएक्शन का जो टी हाफ या अर्ध आयुकाल है वो कितना आएगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अगर के की वैल्यू कहीं से हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग टी हाफ निकाल लेंगे। अब देखो के लिए क्या किया जाता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा यूजफुल इक्वेशन है ये। यहां से टी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से के की भी वैल्यू निकाल लेंगे। जब जैसी जरूरत पड़ेगी तब वैसा यूज कर लेंगे हम लोग इसका। तो देखिए के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। तो ये पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन 10 मिनट में 40% पूरी होती है। तो टी 10 मिनट लॉग ये आएगा 100। अब बताओ अगर 40% पूरी हो गई तो कंसंट्रेशन बच कितनी गई? 60। तो ये 60, ये 20 से गया 3 बार, ये गया 5 बार। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? अभी आप लोग देखिए क्या करता है कि k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 log m बट्टा n है, तो इसको log m माइनस n कर देंगे। ठीक है बात ये। तो देखिए log 5 माइनस log 3, ठीक है, log n बट्टा n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। अब देखिए k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 log 5 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0.6989 माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ये वैल्यू होती है। मैंने आप लोगों को कहा था प्रीवियस क्लास में कि log 1 से लेकर के जो 10 तक वैल्यूज है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। आप लोगों को बुक में मिल जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट्स को बुक में नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस क्लास अपनी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वीडियो पूरा होने के जस्ट बाद में आप लोगों को एक टेबल दी गई है जिसके अंदर log 1 से लेकर के log 10 तक की पूरी वैल्यूज है। ठीक है बात ये। अभी देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई? तो k की वैल्यू आ गई 2.303 बट्टा 10 इंटू
इसको माइनस कीजिए, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। तो ये लीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई k की। अब इस k की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो जो t हाफ आएगा वो आएगा 0.693 बट्टा 2.303 इंटू 0.2218 इंटू 10। ये लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। इस रिएक्शन का हाफ टाइम यानी कि अर्ध आयुकाल आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आपके पास आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को दिया था वो सोल्व किया पड़ा है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट, मैं जैसे आज की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट घर पे सोल्व करता है और एकदम से कॉन्फिडेंट होता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होएगा, आपको पता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हमेशा प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन करवाता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये आपकी स्टार्टिंग की क्लास जो है वो काम की नहीं है इतनी, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आप उस वीडियो को वहां तक स्किप कर सकते हैं, आप आगे से प्ले कर सकते हैं जहां से अपना उस दिन की क्लास का टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी फाइनली प्रीवियस क्लास अपनी पूरी हो चुकी है, उसके टॉपिक पूरे हो गए हैं। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है? यू ऑल नो दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोग आर्हेनियस समीकरण या आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आज बात करेंगे। देखो, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता ही चल जाएगा टॉपिक से ही। लेकिन हम बात ये करें कि आर्हेनियस ने जो इक्वेशन दी थी वो क्यों दी थी, वो किस काम की थी, उस बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। तो देखो, अभी 2-3 क्लास पहले हम लोग ये स्टडी करके गए थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वहां पे एक फैक्टर था आप लोगों के पास में, टेम्परेचर का। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा देंगे, तो जो रिएक्शन का रेट होगा, जो अभिक्रिया की दर होगी, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे कोई आकर के ये पूछे कि हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया तो रिएक्शन की रेट कितनी बढ़ जाएगी, क्या ये हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हमें उन्हें इतना पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा ये हम लोग नहीं बता सकते। तो ये बताया था किसने? आर्हेनियस भाई साहब ने। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही यूजफुल हम लोगों को एक इक्वेशन दी थी। तो पहले मैं आप लोगों के सामने वो इक्वेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद में आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक इक्वेशन ये है कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 माइनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये लीजिए, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं कर देता हूं इसकी इनबॉक्स जिंदगी। ये लो, इसको बॉक्स में पैक कर दिया। तो ये एक इक्वेशन है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर T1 है तो उसका रेट कांस्टेंट K1 होगा, और जब हम T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर कर देंगे तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाएगा। यानी कि किसी अभिक्रिया के T1 तापमान पर वेग नियतांक K1 है और तापमान को T1 से T2 कर देने पर वेग नियतांक K1 से K2 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, पर अगर रेट कांस्टेंट चेंज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? अगर T1 टेम्परेचर जो है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस,
कुछ भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को बढ़ा के अगर हम लोग T2 करेंगे तो K1 से K2 बढ़ जाएगा, और T1 से T2 घटा देंगे तो K1 से K2 घट जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? तो अभी हम लोग इस इक्वेशन के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो बात हम लोगों को करनी है वो ये करनी है कि ये इक्वेशन बनी कहां से, ये इक्वेशन आई कहां से, ठीक है? इस इक्वेशन की डेराइव कैसे हुई है इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन क्या है? तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन की डेरिवेशन के बारे में ही स्टडी करते हैं। डेरिवेशन जिसको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न, इस इक्वेशन की व्युत्पत्ति डेरिवेशन कैसे है, कहां से ये इक्वेशन डेराइव हुई? तो देखो सबसे पहले आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसमें उसने रेट कांस्टेंट के, टेम्परेचर T और एक्टिवेशन एनर्जी EA के बारे में रिलेशन दिया था। संक्रियण ऊर्जा, तापमान और वेग नियतांक, इन तीनों में एक संबंध स्थापित किया था, एक रिलेशन फॉर्म किया था। तो वो इक्वेशन क्या है आप लोग देखिए, K इज इक्वल्स टू A डॉट E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये एक इक्वेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है? ये आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, ये यही है। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जो ये थी, K इज इक्वल्स टू A डॉट E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इसने रिलेशन दिया था K यानी कि रेट कांस्टेंट, T यानी कि टेम्परेचर, और EA यानी कि संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों के बारे में रिलेशन दिया था, ठीक है? तो यहां पर K क्या है बोलो? K वेग नियतांक है, रेट कांस्टेंट है। A क्या है इसको लिखना जरूरी है, तो A है आपके पास आर्हेनियस कांस्टेंट, ये आर्हेनियस स्थिरांक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये E क्या है? तो ये A हम लोगों ने लिख दिया, E जो है वो है एक्सपोनेंशियल, इसको हिंदी में कहते हैं चर घातांक। ये भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते हैं। E जो होता है वो एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांक है। EA क्या है? तो EA है संक्रियण ऊर्जा। याद करो हम लोगों ने एक ऐसा ग्राफ बनाया था, किसी भी अभिकारक का उत्पाद बनाने के लिए ये ऊर्जा पार करनी होती है, इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? R है गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, और T है टेम्परेचर। देखो अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के लिए जो आर्हेनियस कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू चेंज नहीं होनी, गैस कांस्टेंट चेंज नहीं होना। अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है वो जितनी लगनी है उतनी ही लगनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो ये भी एक कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। बताओ क्या टेम्परेचर किसी रिएक्शन में कांस्टेंट होता है? नहीं होता। टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट नहीं होता, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम T में चेंजिंग करेंगे वैसे वैसे इस K में चेंजिंग होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी कि तापमान के समानुपाती होता है वेग नियतांक। रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते जाएंगे वेग नियतांक बढ़ता जाएगा, और K की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मैं वापस लिख दे रहा हूं, K इज इक्वल्स टू A डॉट E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये एक आर्हेनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमको ये वाली इक्वेशन
डिराइव करनी है। तो देखिए इस इक्वेशन का दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो आप लोग। नेचुरल लॉग मतलब ln k इज इक्वल्स टू ln a। तो देखिए log m इंटू n, log m इंटू n, log m प्लस n बनेगा। तो ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ea अपॉन RT। बोलो ये बात क्लियर इतनी। अभी हम लोग देखिए क्या करते हैं, ln k इज इक्वल्स टू ln a। ये क्या है, log m की पावर n। log m की पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, n log m। तो ये माइनस ea अपॉन RT आगे आ जाएगा। तो माइनस ea अपॉन RT ln e बनेगा। एंड यू ऑल नो, आप सभी लोगों को ये पता होगा मे भी कि ln e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए log जो होता है, log का बेस 10 होता है और ln का बेस e होता है। तो जो बेस है उस बेस की ही वैल्यू, देखिए log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो उसी प्रकार ln का बेस है e, तो ln बेस e की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ln e की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो। तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ea अपॉन RT। बोलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी हम एक कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि किसी टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 होगा और किसी टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 होगा। तो मैं यहां पे दो अलग अलग इक्वेशन लिख दूं, K1 T1, और इसी के अंदर हम लोग एक और लिख दें कि ln K2 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ea अपॉन RT2। बोलो समझ में आ गई ये बात आप लोगों को अच्छे से? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो गई इतनी बात। देखिए आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से ये समझ में आ गया सब कुछ कैसे किया। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इस 2 नंबर समीकरण में से ये 1 नंबर समीकरण आप लोग माइनस कर दो। तो देखो ln k2 माइनस ln k1, तो ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ea अपॉन RT2। तो ea अपॉन RT2। देखिए ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल्स टू, अब ये k2 बड़ा है, ln a माइनस ea अपॉन RT2। तो ln a माइनस ea अपॉन RT2 माइनस ln a, k2 माइनस k1 कर रहे हैं तो माइनस ln a। ठीक है, और अब ये माइनस आगे अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं प्लस ea अपॉन RT1। ठीक है बात, ये पूरा एक ही स्टेप है, यहां से लेकर के यहां तक का स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने इसे थोड़ा नीचे लिख दिया है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब करोगे, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ea अपॉन RT2 माइनस ln a प्लस ea अपॉन RT1। तो ये प्लस ln a, ये माइनस ln a कैंसिल। अभी आप लोग देखिए log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू, इस प्लस वाले को मैं पहले ले लूं, माइनस वाले को बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम लोग लिखेंगे ea अपॉन RT1 माइनस ea अपॉन
T2। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी आप ये देखिए कि ln को जब log में चेंज करते हैं तो 2.303 log ये होता है। तो इस ln को आप log की फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 log K2 अपॉन K1। 2.303 log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। EA अपॉन R दोनों को कॉमन ले लो तो EA अपॉन R क्या बच जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो आप लगभग क्या हो चुके, रिएक्ट इक्वेशन के पास में पहुंच चुके हो। log K2 अपॉन K1, अब ये जो इधर मल्टीप्लाई में है 2.303, ये इधर आके क्या बन जाएगा, नीचे डिवाइड में बन जाएगा। तो इसको जब डिवाइड में भेजोगे तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां से डायरेक्ट ये डेरिवेशन आपकी है। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इस प्रकार से आर्हेनियस ने केवल ये वाली एक इक्वेशन दी थी जिसमें उसने रेट कांस्टेंट K, एक्टिवेशन एनर्जी EA और टेम्परेचर T के मध्य एक रिलेशन बताया, और ये बताया कि जब ये सारी वैल्यूज 1, 2, 3 और 4 वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ये वाला K की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट T की वैल्यू पे डिपेंड करेगी इस प्रकार से। और कैसे करेगी, तो टेम्परेचर को जब हम T1 से T2 कर देंगे तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई आप लोगों को। ये डेरिवेशन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा फोर्स दिया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि आपके सिलेबस में है तो आप लोगों को करनी है बहुत बढ़िया से। तो पहले आप लोग एक बार यहां से स्टार्ट होइए, ये वाला स्टेप, देन ये, देन ये, देन ये, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये यहां से और यहां से हो करके डायरेक्ट ये यहां पे। इस डेरिवेशन को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट कर लो। अभी हम लोग बात करेंगे कि इस इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है बात, या किस प्रकार टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकता है। तो पहले इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने आयनियस इक्वेशन देख ली, वो डिराइव कैसे होती है वो देख ली। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, किस प्रकार से हम इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो देखो मेन इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखी कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए इस इक्वेशन के अंदर टोटल पैरामीटर कितने हैं, तो 2.303 और R ये तो दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। तो इन दोनों को एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप लोग, क्यों, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। अभी देखिए 1, 2 रेट कांस्टेंट है, तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी है, चौथा टेम्परेचर, पांचवा टेम्परेचर। तो टोटल पैरामीटर किसी रिएक्शन के अंदर अगर 5 है तो आप लोगों को किन्हीं 4 की वैल्यू दी जाएगी और 5वें की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाएगी। किसी भी इक्वेशन में जनरली यही होता है। तो मान लो आप लोगों को ये दे दे कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट था। जब हम लोगों ने टेम्परेचर को 400 केल्विन कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। आप इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो संकीर्ण ऊर्जा है EA, उसको ज्ञात कीजिए। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर 300 केल्विन था, हम लोगों ने कितना कर दिया, 400 केल्विन। मतलब T1 की वैल्यू
300, T2 की वैल्यू 400। ये हम लोगों को ज्ञात करना है, तो ये दोनों वैल्यू भी देगा। अब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जब टेम्परेचर इतने से इतना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल। और डबल होने का मतलब कि अगर K1 x था तो K2 कितना हो गया, 2x हो गया। x से 2x यानी कि रेट कांस्टेंट डबल हो गया। रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, डबल। तो हम लोग क्या कर देंगे, log 2x अपॉन x इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। R की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400। ये लीजिए x से x गया तो ये बच गया आपके पास log 2, और log 2 की मैं वैल्यू रख दूं तो 0.3010 इज इक्वल्स टू। अब आगे ये सारी वैल्यूज पड़ी है, यहां से आप लोग EA की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि जब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी, तो यहां से न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। नहीं आ सकता न्यूमेरिकल यहां से, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता बिल्कुल भी। आप लोगों को ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। इक्वेशन एक आरएनए इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो आप ये वाली और एक अभी मैंने आपको लिख के दी थी K = A डॉट E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये वाली ध्यान रखोगे। इसमें ये ध्यान रखना कि अगर आपको बोल दे कि टेम्परेचर इतने से इतना कर दिया तो अभिक्रिया का वेग 3 गुना हो गया, मतलब K1 की वैल्यू x तो K2 की वैल्यू 3x। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया तो K1 की वैल्यू x तो K2 की वैल्यू 4x। अब ये बोलेगा कि हम लोगों ने टेम्परेचर 300 केल्विन से कितना कर दिया, 200 केल्विन कर दिया, कम कर दिया ना टेम्परेचर। तो ये बोलेगा कि अभिक्रिया का वेग आधा हो गया, तो T1 300 T2 200, तो अभिक्रिया का वेग हो गया आधा। K1 अगर था x तो K2 बन जाएगा हाफ x। ये लीजिए, इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, बट यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बनेगी नहीं। जहां पे चैप्टर पूरा होता है वहां पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है आरएनए इक्वेशन का, जिसको आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। वो मैं यहां पे आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, पहले आप इसको एक बार रफली नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक छोटी सी चीज के ऊपर में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक, ठीक है, इसको डोनेट किया जाता है TC से। क्या होता है ताप गुणांक? यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग में कितने गुना वृद्धि होती है, वही उसका ताप गुणांक होता है। समझ में आई बात? अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर मात्र 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितने गुना इंक्रीज होगा, वो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आप लोग ये देखिए कि T डिग्री सेल्सियस पर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने लिया है T डिग्री सेल्सियस पर, तो T डिग्री सेल्सियस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, मान लो x है। अब इस टेम्परेचर में मैं कितनी वृद्धि कर दूंगा, 10 डिग्री सेल्सियस की, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस चाहे जो भी था, अगर ये 200 डिग्री सेल्सियस है तो ये 210 डिग्री सेल्सियस, ये 300 है तो ये 310 डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन था x, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2.8x, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जब मैंने रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 2.8 गुना बढ़ गया।
2.8 गुना बढ़ गया। तो इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? 2.8। जो ताप गुणांक होगा वो 2.8 होगा। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग बट्टा T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग। तो आप लोग देख सकते हो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन था 2.8x और T डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन है x से x जब कट जाएगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.8 हो जाएगा। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो जनरली कितना आएगा? 2 से 3, यानी कि अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगा। अब इसमें भी हम लोग छोटी मोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप लोग ये देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है मान लो 2, किसी अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक 2 है। इस अभिक्रिया का तापमान जब 50 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तो अभिक्रिया के वेग में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है बात। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि होती है? तो कितनी वृद्धि होती है? अगर 2 दिया गया मतलब 2 गुना की वृद्धि होती है। अब देखिए हम ये लिखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, 50 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ रेट था रिएक्शन का। वो कितना था? x था। वो कितना था? x। ठीक है। तो देखिए 50 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन का रेट था x। जब मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 10 डिग्री बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाएगा? डबल हो जाएगा। तो x से कितना हो जाएगा? 2x। अभी 2x हो गया रेट। अब जब मैं और 10 डिग्री बढ़ा दूंगा, 70 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, अगर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाएगा। तो पहले 2x था, इसका 2 गुना यानी कि 4x हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? 70 डिग्री सेल्सियस से जब 80 डिग्री सेल्सियस करेंगे, वापस 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रिएक्शन और 2 गुना बढ़ जाएगा। तो 4x का 8x। और जब और 10 डिग्री बढ़ाएंगे, 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो और 2 गुना यानी कि 16x। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन बट्टा 50 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन। 90 डिग्री सेल्सियस पे है 16x और 50 डिग्री सेल्सियस पे था x। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ गया? तो मैं क्या लिखूंगा? 16 गुना बढ़ गया। इस प्रकार से यदि हम लोगों को ये टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 की जगह 2.5 दे देता तो x होता, x से कितना बढ़ जाता? 2.5x। फिर क्या हो जाता? 2.5 इंटू 2.5x। फिर क्या होता नेक्स्ट? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5x। तो इस प्रकार से टेम्परेचर कोफिशिएंट एक छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यदि रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने गुना बढ़ जाएगा, वो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और ये जनरली कितना आता है? 2 से 3 आता है। ठीक है बात। अभी अपना जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जो थोड़ी बहुत बातें रही हुई है, एकदम छोटी मोटी बातें, जैसे एक तो ग्राफ बनाना। इस चैप्टर के अंदर ग्राफ बहुत ज्यादा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका अलग से ग्राफ बनता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका अलग से ग्राफ बनता है। मैंने आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ाया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई थी। तो वहां पे यदि हम ग्राफ बनाना सीखते और बड़ी क्लास होती। सेम अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ग्राफ बनाते तो क्लास बड़ी होती। तो इससे बढ़िया हम लोग एक और क्लास बनाऊंगा मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसके अंदर मैं केवल आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। इस चैप्टर के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर,
एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को जिससे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से लेकर के कितने भी ऑर्डर की रिएक्शन, चाहे रिएक्शन का ऑर्डर 50 ही क्यों ना हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप लोग ग्राफ बड़े ही इजीली बना सकते हो। तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग ग्राफ बनाना सीख जाओगे और तो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसके अंदर। जैसे आरएनएस इक्वेशन मैंने आज आपको बताई है, तो उस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग नर्वस ना हो कि आरएनएस इक्वेशन हमें आने लग गई लेकिन उसका न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है बात, नर्वस नहीं होने की जरूरत बिल्कुल भी। आज की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है उसको वापस एक बार आप लोग देखिएगा, आरएनएस इक्वेशन को एकदम कवर कर लीजिए अपने माइंड में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसका एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। इससे हो क्लास छोटी बनेगी अगली वाली। और आज चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ग्राफ बनाना, ये सब चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा। इस चैप्टर में यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर अपना डाउट लिखिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा श्योरली। ठीक है, और इस क्लास को अब यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।